हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास लर्न विद अमृता मैम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रशिया की इकोनॉमी कैसी है। अभी हम लोग कॉजेज़ देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ थे जिसकी वजह से लोग क्या हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे चेंज लाना चाहते हैं। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा। तो इकोनॉमी में हमने देखा था कि वर्कर्स जो हैं उनकी कंडीशन ख़राब थी, वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अब हम लोग देखेंगे वहाँ की सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में ऐसे कौन सी चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से लोग क्या है, खुश नहीं हैं, और वहाँ पे मोनार्कियल रूल को एंड करके वहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में रशियन सोसाइटी के बारे में। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। द वर्कर्स वेंट टू सिटीज़ एंड सम वर्कर्स सेटल देयर परमानेंटली। वर्कर्स जो थे वो डिवाइड थे सोशल ग्रुप के बेस पे, और जिन लोगों को विलेजेस में ज़मीन नहीं थी, जिनके पास ज़्यादा काम नहीं था, वो लोग क्या कर रहे थे, सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे। वहीं पे परमानेंटली वो क्या हो जा रहे थे, सेटल हो जा रहे थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। जो वर्कर्स थे उनका डिवीजन हो रहा था स्किल के बेसिस पे। जो हाईली स्किल्ड थे, जो लो स्किल्ड थे, स्किल के बेसिस पे उनका क्या किया गया था, डिवीजन किया गया था। Workers were divided by skill. Metal workers considered themselves aristocracies among other workers because their occupations demanded more training and skill. जो मेटल वर्कर थे, जो आयरन और स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, वो वर्कर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करते थे। ऐसा क्यों? उनको लगता था कि बाकी जितने वर्कर्स हैं उनके कंपैरिजन में वो लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो एक नोबल क्लास से बिलोंग करता है, तो उनको लगता था कि बाकी वर्कर से कंपैरिजन में वो लोग काफ़ी सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब के लिए, उनके जो जिस फील्ड में वो लोग काम करना है उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा ट्रेनिंग है, तो इसलिए वो खुद को क्या समझते थे, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. अब 1940 तक जो 31% था वो वुमेन का था। वुमेन भी फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, और 31% जो लेबर फोर्स थी वो वुमेन का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन फिर भी उनको मेन के कंपैरिजन में काफ़ी कम पेमेंट मिलती थी। ये एक तरह से स्टीरियोटाइप है कि हाँ, जो वुमेन होती हैं वो मेन के इन्फीरियर होती हैं। मेन आर मोर सुपीरियर देन वुमेन, ये पहले एक कंसेप्ट चलता था। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो उस टाइम पे क्योंकि ये स्टीरियोटाइप लोगों के मन में था कि हाँ, जो मेन होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, और जो विमेन होती हैं वो ज़्यादा सुपीरियर नहीं होती है मेन के कंपैरिजन में, तो सेम काम करने के लिए भी उनको क्या मिलती थी, उनसे लेस उनको पेमेंट कम मिलती थी। तो एक तरह से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि वुमेन की भी कंडीशन क्या थी, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। काम उतना ही कर रही हैं, मेहनत उतना ही कर रही हैं, फिर भी उनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। डिवीजन जो था वर्कर्स में वो सिर्फ स्किल के बेस पे नहीं था, वो ड्रेस के बेस पे भी था। जिस तरह से वो अपने आप को ड्रेस करते थे, उनके रहने का तरीका, उनकी फैसिलिटीज़ जो उनको अवेल हुई थी, उसके बेसिस पे उनका डिवीजन हुआ था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने अपने एसोसिएशंस बनाए हुए थे, मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए क्या करता है, काम करता है। तो वर्कर्स ने अपने एसोसिएशंस बनाए हुए थे, जो अगर किसी फाइनेंशियल हार्डशिप में कोई है, कोई किसी परेशानी में है, तो वो उस वर्कर की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन अभी ऐसे एसोसिएशन बहुत कम थे जो वर्कर्स को, जब उनके पास काम नहीं है या जब उनके पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको क्या कर सके, हेल्प आउट कर सकें। हैं एसोसिएशंस, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम थे। Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissal or work condition. हालांकि वो लोग डिवाइडेड थे, वर्कर्स में क्या था, डिवीजन था, स्किल के बेस पे, ड्रेस के बेस पे, मैनर्स के बेस पे, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी बात पे एम्प्लॉयर से उनकी डिसएग्रीमेंट हो जाती थी, या किसी बात को लेके वो अग्री नहीं होते थे अपने अपने मालिक से, तो अगर स्ट्राइक वगैरह आने की बात होती थी, तो उस टाइम पे सारे वर्कर्स एक साथ होके, यूनाइट होके स्ट्राइक पे जाते थे। कभी किसी को फालतू में निकाल देना, या कभी किसी वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग
उनको कोई सिचुएशन मतलब कंडीशन उनको चेंज करानी है, उनको अपनी डिमांड्स पूरी करानी है, तो उसके लिए जब स्ट्राइक होती थी, धरना प्रदर्शन होता था, उसमें सारे वर्कर्स एक साथ मिल के बैठते थे उस बेस पे। तब उस टाइम पे कोई नहीं देखता था कि हाँ तुम स्किल पे डिवीजन है तो तुम नहीं आओगे या तुम नहीं आओगे। उस टाइम पे जो डिवीजन था वो एक क्या हो जाता था, मिथ हो जाता था, और वो सब लोग एक साथ मिल के बैठ के अपने डिमांड्स के लिए क्या होते थे, साथ में बैठ के स्ट्राइक करते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 97 and in the metal industry during 1902। तो ऐसे स्ट्राइक्स बहुत बार हुई हैं। एक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें 1896 से 97 का जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे कई बार ऐसे धरने वगैरह हुए हैं, ऐसे स्ट्राइक हुई है जब वर्कर साथ में बैठे हैं। और मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं, बहुत बार हुई हैं, जहाँ पे वर्कर्स को देखा गया है कि डिवीज़न होने के बावजूद वो साथ में आके स्ट्राइक पे बैठते थे। ये था एक फैक्ट्री का एक वो। अब हम लोग देखेंगे पीजेंट्स का क्या हाल था। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। कंट्री साइड में हम लोग देखते हैं कि जो पीजेंट्स थे वो ज़मीनों पे क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन पे काम करने के लिए कौन करेगा, फार्मर्स और पीजेंट्स ही काम करते थे। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, जो प्रॉपर्टी का शेयर है ज़्यादा वो किसके पास है, रिच पीपल के पास है, जिनके पास खूब पैसा है उन्हीं के पास ज़मीनें भी हैं। जैसे हमने सोशलिज्म में देखा था कि जो कैपिटलिस्ट थे उनके पास ज़्यादा पैसा था, तो वो लोग क्या करते थे, फैक्ट्री सेटअप करते थे, इंडस्ट्री सेटअप करते थे, वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे। यहाँ पे वही सिनेरियो है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके पास क्या है, पावर है। तो यहाँ पे पावर जो थी वो नोबिलिटी और क्राउन और ऑर्थोडॉक्स लोगों के पास थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, सिर्फ वर्कर्स ही डिवाइड नहीं थे, पीजेंट्स में भी डिविजन था। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, भगवान में बहुत ज़्यादा इनको विश्वास था। एक्सेप्ट फ्यू दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। कुछ को छोड़ के बाकी जो पीजेंट्स थे उनको नोबिलिटी की तरफ कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था। रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि जो नोबिलिटी क्लास थी वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखती थी, वो सिर्फ अपना एक हाँ सिर्फ अपना अपना देखती थी, उनके लिए पीजेंट्स के वेलफेयर का कोई भी मतलब नहीं था। तो एक तरह से वो लोग उनके अगेंस्ट में हो गए थे पीजेंट्स की, हाँ इनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से दोनों के बीच में एफिनिटी आ गई थी। पीजेंट्स जो थे, कुछ पीजेंट्स को छोड़ के बाकी जो पीजेंट्स थे वो नोबल क्लास को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। नोबल्स got their power and position through their services to the Tsar and not through popularity। अब यहाँ पे वही है, नोबल क्लास किसको सपोर्ट करता है, किंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। किंग कौन है, सार निकोलस टू। तो यहाँ पे जो नोबल्स हैं उनको जो पोजीशन मिल रही है, उनको जो पावर मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो किंग को सर्व कर रहे हैं। तो उनको क्या मिल रहा है, बदले में पावर मिल रही है, बदले में अच्छी पोजीशन मिल रही है। उनको पॉपुलैरिटी के बेस पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ अपने किंग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और बदले में किंग उनको रिटर्न में ये सारे प्रिविलेजेस दे रहा था। तो जितनी भी पॉपुलैरिटी, जितनी भी पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ किंग की वजह से थी, क्योंकि उनके कनेक्शन किंग के साथ क्या थे, अच्छे थे। तो ये भी एक रीज़न था कि वो लोग ग्रो कर रहे थे और जो बाकी पीजेंट्स थे वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे थे। This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them। ये सिचुएशन जो रशिया की है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग है। फ्रांस में जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स को बहुत सपोर्ट करते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि वहाँ के जो नोबल्स थे वो अपने पीजेंट्स को भी सपोर्ट करते थे और जब कोई भी सिचुएशन ख़राब होती थी तो उनके लिए स्टैंड लेते थे। लेकिन रशिया में जो नोबल क्लास है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किंग को सर्व कर रहा है, किंग बदले में उनको बेनिफिट्स दे रहा है, वो अपने प्रिविलेजेस को अपने लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं। पीजेंट्स के वेलफेयर के लिए वो लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के जो पीजेंट्स हैं रशिया के वो उनके अगेंस्ट में है। जबकि फ्रांस के जो नोबल्स हैं वो अपने पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे, तो पीजेंट्स भी नोबल्स को क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, द एटीट्यूड ऑफ पीजेंट टूवर्ड्स द नोबल्स। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में जो पीजेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो नोबल्स के पास जितना इतना लार्ज शेयर है प्रॉपर्टी का वो उनको भी दी जानी चाहिए, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लोग भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। अभी वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिनको यूज़ कर सके, यूज़ करके वो अपनी पावर को या अपनी पोजीशन को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके।
तो वो चाहते हैं कि जो ज़मीनें नोबल्स के पास हैं वो किसको मिले, पीजेंट्स को भी दी जाएँ। फ्रीक्वेंटली दे रेफ्यूज़ टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। तो धीरे धीरे जब उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी सोसाइटी में, तो उन्होंने रेंट देना मना कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब वो एक्शन ले रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब हमें भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा। तो इस इवेंट में वो लोग क्या करने लगे, अपने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करने लगे। In 1902, this occurred on a large scale in South Russia. In 1905, such incidents took place all over Russia. 1902 में ऐसे इंसिडेंट साउथ रशिया में बहुत होने लगे और 1905 आते आते पूरे रशिया में ऐसा होने लगा, जहाँ पे पीजेंट जो थे वो नोबल्स के अगेंस्ट में फेस टू फेस आके उनके साथ क्या कर रहे थे, रेबल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में एक्शंस ले रहे थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। एक रशियन पीजेंट जो थे उनका यूरोपियन पीजेंट से एक और अलग था, एक उनका अपना तरीका था काम करने का। दे पूल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। रशियन पीजेंट जो थे वो टाइम टाइम पे क्या करते थे, अपनी ज़मीनों को पूल कर देते थे, एक साथ कर लेते थे, और जो वहाँ का कम्यून ऑफ मीर होता था वो फैमिली के नीड्स के अकॉर्डिंग डिवीज़न करता था कि हाँ इसको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको ज़्यादा शेयर दे देंगे, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो इसको कम शेयर दे देंगे। तो एक जो तरीका है इनका काम करने का वो अलग था, जो कि बाकी यूरोपियन पीजेंट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यों रशियन पीजेंट्स बाकी यूरोपियन पीजेंट्स से अलग थे। ये रीज़न था क्योंकि दे वर्कड इन अ डिफरेंट वे। वो अपनी ज़मीन को पूल करते थे टाइम टू टाइम और वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो हमने देखा कि सोसाइटी, इकोनॉमी, सब जगह जो लोग हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ जो नोबल क्लास है उनको, सारे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उनके पास पावर है, उन्हीं लोगों को क्या मिल रहा है, सारे लग्जरी, सारे कंफर्ट्स मिल रहे हैं, और जो डाउन टाटा सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं जो कि रिवॉल्यूशन के लोगों को लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि हाँ अब चेंजेस आ जाए, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग आइडियोलॉजी है जो कार्ल मार्क्स की, उसमें बिलीव करते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन होना चाहिए जहाँ पे जो बेनिफिट है प्रोडक्शन का वो सबको इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो ये सब आइडियोलॉजीज़ के चलते हुए लोग जो है रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अब क्या हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं। तो ये हमने देखा रशियन इकोनॉमी और रशियन सोसाइटी।